गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कविता साहनी। आज हम बीएससी पार्ट 3 के सेकंड पेपर के अंतर्गत इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशंस यानी अंतः जातीय फैक्टर्स या संबंधों के बारे में पढ़ा था। किसी भी एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में, वहाँ पर जहाँ लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स सभी रहते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स की तरह ये सभी ऑर्गेनिजम्स भी आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अलग अलग तरह के संबंध इनके बीच में होते हैं। और पिछली क्लास में जैसा मैंने आपको बताया था, जब एक ही जाति के ऑर्गेनिजम्स में आपस में रिलेशनशिप होती है या संबंध होते हैं तो वो इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप या अंतर्जातीय संबंध कहलाते हैं। और जब अलग अलग स्पीशीज के, अलग अलग जातियों के ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं, तो उसे इंटर स्पेसिफिक या अंतर्जातीय संबंध कहते हैं। तो इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप जो होती है या अंतर्जातीय संबंध जो होते हैं, ये संबंध उन ऑर्गेनिजम्स के बीच में होते हैं जो अलग अलग स्पीशीज के होते हैं। मतलब दो या अधिक जातियों के ऑर्गेनिजम्स जब साथ रहते हैं, उनके आपस में संबंध होते हैं, तो उसे अंतर्जातीय संबंध या इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप कहते हैं। अब ये जो रिलेशनशिप होती है या संबंध होते हैं, उनमें एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। और ये प्रभाव क्या होता है कि साथ रहने से या आपस में संबंध होने से या तो दोनों स्पीशीज, जो दोनों जाति के ऑर्गेनिजम्स हैं, दोनों को फायदा होगा, या क्या होगा कि दोनों ही जाति के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको नुकसान होगा, दोनों ही एक दूसरे के लिए हार्मफुल होंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑर्गेनिजम्स को तो फायदा हो रहा है, मीन्स वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड वाइल द अदर इज हार्म। एक ऑर्गेनिज्म को तो फायदा होगा, लेकिन जो दूसरी स्पीशीज है, दूसरी जाति का जो ऑर्गेनिज्म है, उसको नुकसान। तो इस तरीके से जब दो जाति के ऑर्गेनिजम्स के बीच में आपस में रिलेशनशिप होती है या संबंध होते हैं, तो अलग अलग तरीके से उसका इफेक्ट पड़ता है। अब ये जो इंटर स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं या अंतर्जातीय संबंध जो बनते हैं, वो दो तरह के हो सकते हैं, कोऑपरेटिव और नॉन कोऑपरेटिव। यानी ऐसे संबंध जिनमें आपस में एक दूसरे को सहयोग मिलता है, किसी भी तरह का सहयोग मिले, चाहे किसी भी तरीके से फायदा हो, चाहे एक को हो दोनों में से या दोनों को हो, लेकिन ये सहयोग होता है, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो ये कोऑपरेटिव रिलेशनशिप या सहयोगी संबंध कहलाते हैं। और दूसरी तरह के संबंध जिसमें चाहे तो दोनों को नुकसान हो रहा है या दोनों में से एक को नुकसान हो रहा है, तो वो नॉन कोऑपरेटिव एसोसिएशन या असहयोगी संबंध कहलाते हैं। आज हम कोऑपरेटिव रिलेशनशिप या कोऑपरेटिव इंटर स्पेसिफिक फैक्टर्स की बात करेंगे। तो ये जो संबंध होते हैं इंटर स्पेसिफिक, इसमें प्लांट्स या एनिमल की स्पीशीज जो कि एनवायरनमेंट में एक साथ रह रही हैं, एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। कुछ स्पीशीज या कुछ जातियों का दूसरी जाति पर या दूसरे ऑर्गेनिज्म पर बहुत ही कम प्रभाव होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं या कुछ ऐसी भी जातियां होती हैं जो कि जिस दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रह रही हैं या उसके साथ जीवन व्यतीत कर रही हैं, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं या बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं या डायरेक्ट इफेक्ट डाल रही हैं, जैसे पैरासाइट्स होते हैं। तो इसमें इमीडिएट इफेक्ट होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर। एक्चुअली ये जो भी रिलेशनशिप होती है बायोटिक ऑर्गेनिजम्स की, यानी ये बायोटिक रिलेशनशिप जो भी है आपस में इनके संबंध हैं, उसमें मेन जो इम्पोर्टेंट बात है, इट इज़ द स्ट्रगल फॉर एनर्जी। कि ये जो भी संबंध होते हैं आपस में, या सारा खेल हम कहें एक तरीके से, तो वो ऊर्जा का है, क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। प्लांट्स जो हैं, पौधे जो हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन वो अपनी एनर्जी नहीं बना सकते। भोजन बनाते हैं लेकिन एनर्जी नहीं बना सकते। उसके लिए एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है?
सन से, सूरज से एनर्जी लेनी पड़ती है। तो प्लांट्स में मेनली जो स्ट्रगल होता है आपस में, वो कंपटीशन जो होता है वो एक्चुअली लाइट के लिए होता है। तो प्लांट्स में हम देखते हैं क्या करते हैं, प्लांट्स को अच्छे से ग्रो करने के लिए एक स्पेस चाहिए होती है, और ये स्पेस क्यों रखते हैं उनमें, ताकि उनको जो सनलाइट चाहिए वो प्रॉपर मिल सके। एनिमल्स हैं, उन्हें फूड चाहिए, फूड वो प्लांट से भी ले सकते हैं। कुछ कार्निवोरस एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स पर फीड करते हैं। तो इस तरीके से इनमें आपस में रिलेशनशिप होती है या संबंध होते हैं। तो ये जो कोऑपरेटिव रिलेशनशिप है, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये सहयोगी रिलेशनशिप है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं इस संबंध में। तो दो मेन तरह की रिलेशनशिप है इसमें कोऑपरेटिव। पहली है इसमें से सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म, इसे सहोपकारिता भी कहते हैं। तो म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस जो है वो ऐसी रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जैसे कहते हैं ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, मतलब दोनों को आपस में समझते हैं। तो इसी तरीके से ये म्यूचुअलिज्म है, म्यूचुअली दोनों ही ऑर्गेनिजम्स बेनिफिटेड होते हैं, यानी दोनों को किसी ना किसी तरीके से फायदा होगा। और अगर म्यूचुअलिज्म टर्म की अगर हम बात करते हैं तो लिटरली इसका मतलब भी ये होता है लिविंग टुगेदर, यानी एक साथ रहना। और ये जो टर्म है सबसे पहले डी बेरी ने दी थी 1877 में। अब ये जो एसोसिएशन है म्यूचुअलिज्म या सहोपकारिता, इसमें जैसा मैंने अभी कहा म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है। अब ये म्यूचुअल रिलेशनशिप दो प्लांट्स के बीच में भी हो सकती है, दो एनिमल्स के बीच में भी हो सकती है, और प्लांट और एनिमल के बीच में भी हो सकती है। अनदर थिंग, ये जो म्यूचुअलिज्म है या सहोपकारिता है वो दो तरीके से हो सकती है। एक हो सकती है जबकि दोनों ऑर्गेनिजम्स लगातार एक दूसरे के कांटेक्ट में रहें, या ये ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ऑर्गेनिजम्स लगातार एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रहे, लेकिन जब उनको ज़रूरत हो तो वो साथ हों और उससे दोनों को फायदा हो। तो इस तरीके से कई एग्जाम्पल्स हमको देखने को मिलते हैं। तो ये इस आधार पर ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म और फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म भी हो सकती है। अब इनके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी रूट्स में ये रहते हैं। अब फायदा क्या होता है, दोनों को फायदा हो रहा है। जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को इस काबिल बना देते हैं कि वो प्लांट्स उसको यूज कर सके, और उसके बदले में क्या होता है, बैक्टीरिया को फूड मिल जाता है, उसके साथ वो रह रहे तो फूड मिल जाता है। इसी तरीके से दीमक का एग्जाम्पल अगर हम लें तो जो होती है टर्माइट या दीमक, वो लकड़ी पर रहती है, आपने देखा है। तो ये जो दीमक है वो लकड़ी को एक तरीके से चबा डालती है। तो ये जो है लकड़ी मेन जो, क्योंकि इसमें सेल्यूलोज होता है तो उसका डाइजेशन इजीली नहीं होता, तो इसको पचाने के लिए यूनिसेल्यूलर फ्लैजिलेट होते हैं, वो ये काम करते हैं। तो ये जो यूनिसेल्यूलर फ्लैजिलेट हैं वो दीमक की इंटेस्टाइन में रहते हैं। अब ये फ्लैजिलेट, इनको रहने के लिए जगह मिल गई, यूनिसेल्यूलर फ्लैजिलेट इनको रहने के लिए जगह मिल गई दीमक की आंत में, और फ्लैजिलेट जो है एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं, और ये एंजाइम इस लकड़ी में जो प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट उसको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। तो अब इस फ्लैजिलेट ने एंजाइम बनाया, उसने डाइजेस्ट कर दिया, और अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो दोनों के काम आ गया। जहाँ ये रह रहा है दीमक की इंटेस्टाइन में, और जो फूड डाइजेस्ट हो गया वो दीमक को भी मिल गया, और इस फ्लैजिलेट को यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो है उसको भी मिल गया। तो दोनों को ही फायदा हो रहा है इसमें, दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है, तो एक दूसरे के बिना ये नहीं रह सकते। एक और एग्जाम्पल जो है
हर्मिट क्रैब का, हर्मिट क्रैब और मोलस्का का एक एनिमल है जो गैस्ट्रोपोड, ये दोनों साथ रहते हैं। अब ये जो हर्मिट क्रैब है, मोलस्का की शेल, मोलस्का के जो एनिमल है गैस्ट्रोपोड हैं, उनमें कवच पाया जाता है, शेल पाई जाती है। तो ये जो शेल है या खोल जो है वो सी एनिमोन के साथ रह सकता है, यानी इस खोल के ऊपर सी एनिमोन चिपक जाता है। और हर्मिट क्रैब जो है वो सी एनिमोन को, क्योंकि सी एनिमोन जो है वो ससाइल है, वो मूवमेंट उसमें नहीं होता, लोकोमोशन नहीं होता, तो ये हर्मिट क्रैब की जब शेल से चिपक जाता है सी एनिमोन, तो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सकता है वो, ताकि उसको फूड क्योंकि मिल सके इजीली। और इसके बदले में सी एनिमोन क्या करता है, सी एनिमोन जो कि एक सीलेंट्रेट है, इनमें निमेटोसिस्ट पाई जाती हैं, दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि प्रोटेक्शन में मदद करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो इस तरीके से एनिमीज को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सी एनिमोन इतना उसको घेर लेता है चारों तरफ से शेल को, और सी एनिमोन में जो टेंटिकल्स हैं उन पे ये दंश कोशिकाएं और निमेटोसिस्ट पाई जाती हैं, जो कि एनिमी से प्रोटेक्ट करती है। साथ ही इसके जो टेंटिकल्स हैं उनकी मदद से और इन दंश कोशिकाओं से जो स्राव होता है, जो सिक्रीशन निकलता है, उसके कारण वो फूड को या भोजन को पकड़ने में भी मदद करता है। तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स हैं म्यूचुअलिज्म के, जिसमें दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे के कारण फायदा पहुंचता है और दोनों ही बेनिफिशियल होते हैं एक दूसरे के लिए। इसी तरीके से एक और जो प्रोसेस है या रिलेशनशिप अगर हम कहें बेनिफिशियल जो की होती है, कोऑपरेटिव टाइप की होती है, वो है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म या सहभोजिता, जब दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं बट दे डू नॉट एंटर इनटू एनी काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल यूनियन, साथ रहते हैं दोनों लेकिन कोई फिजियोलॉजिकल यूनियन नहीं होती। जैसे अभी हमने देखा वो सी एनिमोन उसके कवच के ऊपर रह रहा है एक दूसरे के, ऐसा नहीं होता। तो बस ये है कि दोनों साथ साथ रह रहे हैं। पैरासिटिज्म से भी अलग है, क्योंकि पैरासिटिज्म में एक जो ऑर्गेनिज्म है परजीवी की तरह टोटली डिपेंडेंट होता है उसके ऊपर। लेकिन कमेंसलिज्म, जैसे ये कहा सहभोजिता, इसको अगर हम सीधा सीधा इसका मतलब देखें तो सहभोजिता, साथ साथ भोजन करना। जैसे एक टेबल पे बैठ गए, आप अपना खाना खाइए, मैं अपना खाना खा लूँ। तो कमेंसलिज्म का वैसे भी लिटरली अगर इसका मीनिंग देखें तो इसका मतलब यही होता है, ईटिंग एट द सेम टेबल। और ये जो टर्म है कमेंसल, ये दी गई थी सबसे पहले वैन बेंडेन के द्वारा। अब इनमें क्या है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड शेयर करते हैं सेम। तो जब दो ऑर्गेनिजम्स या दो एनिमल्स साथ में रहते हैं लेकिन दोनों के बीच में कोई भी फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस नहीं होती, फिजियोलॉजिकली एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते, तो वो जो है कमेंसल्स कहलाते हैं और रिलेशनशिप कमेंसलिज्म या सहभोजिता कहलाती है। हाँ, ये हो सकता है कि इसमें एक एनिमल जो है उसको फायदा हो रहा हो उस एसोसिएशन से और दूसरे को ना तो फायदा हो रहा हो ना ही नुकसान हो रहा हो। तो one animal may get benefit with this association while the other is neither benefited nor injured, ना तो उसको फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। तो ये कमेंसलिज्म हो गया। अब इसके भी कई एग्जाम्पल्स हैं और इसमें एक दूसरे से, इस रिलेशनशिप से ये भी हो सकता है कि एक को आधार मिल जाए, सबस्ट्रेटम मिल जाए या शेल्टर मिल जाए या फूड मिल जाए। तो इस तरीके से दोनों के बीच में रिलेशनशिप या संबंध होता है। इसका एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, जैसे सकर फिश होती है। ये जो सकर फिश या चूषक मीन, चूषक मछली आपने नाम सुना होगा, वो शार्क की बॉडी से अटैच हो जाती है। इसमें
सकर होता है। तो ये जो सकर होता है या चूषक होता है, उसकी मदद से वो शार्क की बॉडी से अटैच हो जाती है। तो ये जो सकर फिश है वो साइज़ में छोटी होती है और शार्क जो है उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है और ये दोनों ही समुद्र में पाई जाती हैं और समुद्र बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है और भोजन लेने के लिए इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो सकर फिश जो कि साइज में छोटी है, इस शार्क के साथ अटैच होकर आराम से पूरे समुद्र में घूम सकती है और शार्क की मदद से ये सकर फिश उसको प्रोटेक्शन भी मिल जाता है और फूड भी मिल जाता है। लेकिन जो शार्क के साइज में इतनी बड़ी है, उससे अगर ये सकर फिश अटैच हो गई तो उसको ना तो इससे कोई फ़ायदा हो रहा है और ना ही कोई नुकसान हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल है कमेंसलिज्म का। ऐसे ही एक डेकापोड है क्रस्टेशिया का, पॉलियोनिक्स। वो कीटोप्टेरस जो कि एक एनालिड होता है, मरीन होता है यानी समुद्र में पाया जाता है और बिल बना के अंदर रहता है और इसका जो बिल है या बरो जो है वो यू शेप्ड होता है। तो ये जो क्रस्टेशियन है वो इसकी यू शेप्ड ट्यूब में रहता है। ये जो पॉलीचीट है, एनालिड है, उसमें ट्यूब के अंदर रहता है और इस ट्यूब के अंदर वो प्रोटेक्टेड रहता है एनिमीज से, अपने दुश्मनों से बचा रहता है और साथ ही साथ उसको फूड भी मिल जाता है और ऑक्सीजन भी मिल जाती है। पानी जो कि लगातार ट्यूब के अंदर एंटर होता रहता है और बाहर निकलता है इस ट्यूब से, तो उसकी मदद से पानी फ्लो होता है। और जो ये जो है एनालिड है कीटोप्टेरस, उसमें जो पैरापोडिया होते हैं उसकी मूवमेंट के कारण एक वाटर करंट लगातार चलती रहती है, पानी लगातार बहता रहता है। तो उस पानी के साथ आने वाले फूड पार्टिकल्स, वो फूड भी मिल जाता है उसको और उसके साथ जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होकर आ रही है वो भी मिल जाती है इस तरीके से। तो अगेन एक एनिमल को तो इससे फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को उससे ना कोई फ़ायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है। एक और एग्जाम्पल या एक और फिश है जो कि गर्म प्रदेशों में पाई जाती है और फायर एस्पर फिश कहते हैं। तो ये भी जो है बहुत छोटी फिश होती है, ट्रॉपिकल फिश है बहुत छोटी, जो कि साइज इसका छोटा है और इतने बड़े समुद्र में रहना बड़ा मुश्किल है। तो ये सी कुकुम्बर जो होता है, समुद्री खीरा आपने नाम सुना होगा, उसकी क्लोएकल कैविटी में रहती है और जब कभी इसको फूड चाहिए होता है तो इस क्लोएकल कैविटी से बाहर आ जाती है, चाहती है तो अंदर चली जाती है, जब फूड लेना है तो ये बाहर आ जाती है। और ये जो सी कुकुम्बर होता है वो इकाइनोडर्मेट है, इकाइनोडर्मेटा का एनिमल है और इकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स में क्लासिफिकेशन के टाइम पे आप लोगों ने पढ़ा है कि छोटे छोटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं इनकी बाहरी सरफेस पर। तो इसकी वजह से कोई एनिमी पास नहीं आ पा सकता, दूसरे एनिमल्स आते नहीं हैं, ना ही इसको कोई खाता है समुद्री खीरे को या सी कुकुम्बर का। तो ये जो फिश है फायर एस्पर, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता, आराम से उसकी क्लोएकल कैविटी में रहती है, प्रोटेक्टेड रहती है और जब फूड चाहिए तो बाहर आ जाती है और फिर से अपने उसकी क्लोएकल कैविटी में चली जाती है। और क्योंकि ये फायर एस्पर फिश इतनी छोटी है कि इसका सी कुकुम्बर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इस तरीके से कमेंसलिज्म में दो ऑर्गेनिज्म साथ रहते तो हैं, लेकिन एक को हो सकता है उससे फ़ायदा हो रहा हो, लेकिन दूसरे को उससे ना तो कोई फ़ायदा हो रहा होता है ना नुकसान हो रहा होता है। तो इस तरीके से ये रिलेशनशिप जो है या जो संबंध है वो कोऑपरेटिव टाइप का या सहयोगी प्रकार का संबंध ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है।